विवान, तुमने ये फ़ोटो देखी? मैं रख गई थी तुम्हारी टेबल पर बेटा, विनी ने कहा तो विवान अनमना सा बोला। माँ, मना तो किया आपको, अभी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें। उम्र देख रहे हो अपनी, बालों में चांदी झांकने लगी है। कितना अच्छा कमाते हो, घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब हैं। अब किसका इंतज़ार है तुम्हें? हमें बताओ, हम उसी से करा देंगे तुम्हारी शादी। आप प्लीज़ किसी दूसरे टॉपिक पर बात नहीं कर सकती? जब देखो बस शादी की बीन बजाती हैं। विवान झुंझला चुका था अब। बिनी रुआसी हो गई। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? ऐसे बात करते हैं माँ से? जब नहीं रहूँगी तो रोगे मुझे याद करके। बस अब यही सुनना बाकी था। विवान ने पैर पटकते हुए गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसका मूड उखड़ गया था। वो माँ से ऐसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। वो सुनती ही नहीं, हर वक्त उड़ते बैठते बस केवल शादी का जिक्र। वो अपनी ही धुन में था कि एक कार, जो शायद काफ़ी समय से उसे हॉर्न देकर साइड मांग रही थी, उसके बराबर आकर तेज़ी से ब्रेक मारकर रुकी। उसने चौंक के देखा तो कुछ गुंडे लड़के उस गाड़ी में भरे थे। अचानक वो विवान को गाड़ी रोकने को कहने लगे। हड़बड़ाते हुए उसने गाड़ी रोक दी, शीशा खोला और उनमें से एक ने विवान को गन पॉइंट पर ले लिया। आप क्या चाहते हैं? वो कपकपाती आवाज़ में बोला। चुपचाप हमारे साथ चलो, वो गुर्राए। पर कहाँ? चुप! तेजी से चीखते हुए उन्होंने विवान को काबू में कर लिया। विवान को शायद बेहोश कर चुके थे वो। जब उसे होश आया तो वो एक खंडर से मकान में था। एक कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े थे। पानी पानी, वो बुदबुदाया। होश आ गया इसको। चलो जल्दी करो, इसे मंदिर ले चलते हैं। मंदिर? क्यों? ये लोग कौन हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? विवान का दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब एक पुराने सुनसान मंदिर में थे, जो बस्ती से बहुत दूर था। वहीं एक दुल्हन का लिबास पहने, लाल लहंगा, गुलाबी चुनरी ओढ़े कोई लड़की खड़ी थी। विवान को उसका चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि घूंघट से चेहरा ढका हुआ था, पर लड़की के हाथ पैर बहुत गोरे थे और कोमल भी। लगता था किसी अच्छे घर से थी। पर फिलहाल विवान को इस सब में कोई रुचि ना थी। वो कोस रहा था उस घड़ी को जब माँ से गुस्सा होकर घर से निकला था। किस मुसीबत में फंस गया मैं आज। अगर ये यहाँ कोई शादी करा भी रहे हैं तो मुझसे क्या चाहते हैं? आखिर कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो कर दूंगा मदद। चलो बैठो दुल्हन के बराबर में, उनमें से एक बोला, विवान को हल्का सा धक्का देते हुए। मैं? वो चौंका। मैं क्यों बैठूं? बैठता है या चलाऊं बंदूक? क्रूरता से एक गुंडा बोला। विवान पर कोई चॉइस नहीं थी सिवाय चुपचाप वो करते जाने के अलावा जो वो चाह रहे थे। और सादे से ढंग से पंडित ने मंत्रोच्चार के बीच विवान की शादी उस लड़की से करा दी। इसी दौरान उसे पता चला कि लड़की का नाम सारा था। उन गुंडों में से एक लड़का शायद सारा का कोई रिश्तेदार था, जो बाद में विवान से कह रहा था, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, इसका ख्याल रखना, यह बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी हर बात मानेगी। विवान गिड़गिड़ा उठा। आप मुझे ये तो बता दें, आप कौन हैं? मेरी शादी इस तरह क्यों कराई गई? मैं किसी को जानता भी नहीं यहाँ। वो लड़का हरी नाम था उसका, थोड़ा नरम पड़ा। अब की बार देखो, ये लड़की भी पड़ी हुई है, सुंदर है, घरेलू है, तुम्हें खुश रखेगी। पर यह भी कोई तरीका है शादी करने का? आपको इनका रिश्ता लाना चाहिए था हमारे घर, विवान बोला। ए चुप, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया? वो फिर चिल्लाया। कहा ना एक बार, इस लड़की को इसकी मामी किसी के हाथ बेच रही थी। मैं भी इसका कोई सगा नहीं, पड़ोसी हूँ। इस पर होते जुल्म देख नहीं पाया। तेरे को जानता हूँ मैं, तू पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, इसके लायक है। तुम भी तो कर सकते थे इससे शादी। इतना भला करना चाहते थे तो मुझे क्यों फंसाया? विवान आवेश में बोल गया। हरी ने उसे घूरा, फिर बोला, मैं अनपढ़ गंवार, ये पढ़ी लिखी होशियार लड़की, अपुन का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी पुलिस दबोच लेगी। आज ही शायद बड़े घर अपुन की ससुराल जेल जाना हो। खींची कर हंसने लगा। तू इसे ठीक से रखना, तेरी खैर नहीं। फिर अगर इसे कष्ट हुआ, समझे? मेरे पास टाइम नहीं है, निकलना है।
इसके खड़ूस मामी मामे को पता लग गया तो परेशानी हो जाएगी। तो सारा के पास आया। ले बहन, ये लिफाफा रख ले, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इसमें क्या है हरी भाई? एक बारीक सी मीठी आवाज़ विवान के कानों में आई। पहली बार? कुछ नहीं, इसका घर का पता है, तेरा शादी का प्रमाण पत्र है बस। खुश रहो। उसके सिर पर हाथ रख भारी मन से वो चल दिया। सारा को भी लगा जैसे वो धान फेंकती हुई अपने बाप भाई के घर से विदा हो रही हो। हरी ने उसका हाथ विवान के हाथों में पकड़ा दिया था। पल भर को वो घबरा गई, पर फिर कस के उसने वो हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस हाथ के सिवाय अब इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। विवान थोड़ा असहज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊँ। ऐसे भी कोई विवाह होता है? न शक्ल देखी है, न खानदान का पता। गन पॉइंट पर कराई गई शादी शादी नहीं होती। मुझसे इस लड़की का कोई नाता नहीं, वो मन ही मन सोचता। अगले ही क्षण उसे अपने फेरे लिए ध्यान आ जाते। ओह, मेरी इसे बाकायदा अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाकर विवाह हुआ है। ये मेरी धर्म पत्नी है। अब क्या करूं, कहाँ ले जाऊं? सब कहेंगे लव मैरिज है, इसलिए आनाकानी कर रहा था इतने दिनों से। माँ को क्या समझाऊंगा? वो मानेगी मेरी बात? फिर इसके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्यों ये मुसीबत मोल लूँ? अजीब आफत है, वो भुनभुनाया। जब भी वो बड़बड़ाता, उस लड़की की पकड़ उसके हाथों पर मजबूत हो जाती। लाल जोड़े में सजी वो उसके साथ सड़क पर घिसट रही थी। सारा के मन में एक बार आया कि घूंघट हटा के इनका मुंह तो देख लूं कि कैसे दिखते हैं, पर वो झिझक गई कि पता नहीं मेरे बारे में ये क्या सोचें। बड़ी बेहया है, वैसे ही ज़बरदस्ती की शादी कहीं स्वीकार ना कर पा रहे हों। जब इनका मन करेगा तभी देख लेंगे दोनों एक दूसरे को। आखिर कितनी दूर सड़क पर चलेंगे? कोई तांगा रिक्शा तो मिलेगा ही ना, वो मन ही मन सोचती। कैसे बड़े आदमी हैं, यहीं से कैब भी तो बुक कर सकते थे। तभी विवान बड़बड़ाया। मेरा फ़ोन भी गाड़ी में ही छूट गया, नहीं तो किसी से हेल्प ले लेता। अजीब मुसीबत है। हाथ तो मेरा ऐसे पकड़ी है जैसे जन्म जन्म का रिश्ता है इससे। दर्द करने लगा मेरा हाथ। उसने उससे हाथ छुड़ाना चाहा, पर पकड़ में ज़रा ढील नहीं दी। 2 मिनट रुको, मैं पीसीओ से कॉल करके आता हूँ अभी। पहली बार वो कुछ बोला तो सारा ने उसका हाथ ढीला कर दिया। उसके जान में जान आई और वो तीर की तरह निकल कर दौड़ा पास ही टेलीफोन बूथ पर। वहीं एक टैक्सी जा रही थी। उसने हाथ हिलाया और टैक्सी रुक गई। 1 मिनट को वो झिझका, फिर सिर झटक के बैठ गया। वो लड़की उसकी आंखों से ओझल होने लगी। टैक्सी तेज़ी से सड़क पर दौड़ने लगी। उधर सारा बेचैनी से उसका इंतज़ार करती रही। सारा का दिल घबराने लगा था। अब कहाँ चले गए? इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? ठीक तो है ना वो? कहीं चले तो नहीं गए मुझे छोड़ के? उसका जी धक से रह गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकता? वो तेरा सगा लगता है। सारा के मन के अंदर से आवाज़ आई। उन्होंने मेरे संग अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। वो तो ज़बरदस्ती के थे ना, वो क्यों मुझे अपनी पत्नी मानेंगे? सारा का मन ही मन ये युद्ध चले जा रहा था। अचानक एक भिखारी उसके पास आके खड़ा हो गया। वो ललचा के उसके महंगी साड़ी के जोड़े और उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी भूख और चमक थी, जिसे देख सारा डर गई। घबरा के उसने आंखें बंद कर लीं। फिर एकदम से उसे ध्यान आया, चलते हुए हरी भाई ने एक लिफाफा दिया था, जिसे उसमें उसके दूल्हे के घर का पता और फ़ोन बता रहे थे। वो शायद उम्मीद की एक किरण उसके दिमाग में कौंधी। उसने वो लिफाफा खोला। उसमें कुछ चमकदार नए नोट थे और एक पत्र भी, जिसमें उसके पति से संबंधित जानकारी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब शायद वो उस तक पहुंच सकती थी। वो पत्र पढ़ने लगी। हरी भाई ने रुपए उसे उपहार स्वरूप दिए थे। वो भावुक हो गई। उसकी आंखें छलछला आईं। तभी उस भिखारी ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और उसके रुपए और लिफाफा लेकर चंपत हो गया। सारा की तो मानो पूरी दुनिया ही लुट गई। वो अभी पूरा खत पढ़ भी नहीं पाई थी। उस एड्रेस और नाम को कैसे पता लगाऊं? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चकरा के वहीं गिर गई। जब सारा को होश आया तो एक ऑटो वाला उसके पास खड़ा था।
क्या हुआ बहन, तुम बेहोश कैसे हो गईं? सारा उसे देखकर डर गई। रोने लगी थी वो अपनी बदकिस्मती पर। क्यों रो रही हो बहन? तुम्हें कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ दूँ। इस दुल्हन के लिबास में क्यों हो तुम? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? सारा फूट फूट के रोने लगी। मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया शादी के दिन ही। ऑटो वाला आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कौन आदमी ऐसा होगा जो इस अप्सरा जैसी दुल्हन को छोड़ेगा? सारा उसकी निगाहों से डर गई। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, वो बोला। नहीं, मैं रेलवे स्टेशन जाना चाहती हूँ। आप छोड़ देंगे मुझे? पर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बेबसी से वो बोली। जब तुम पर पैसे नहीं हैं तो कहाँ जाओगी बहन? मुझ गरीब भाई के साथ चलो। जो रूखा सूखा मैं खाता हूँ तुम भी खाना। सारा की आंखों में डर, अविश्वास और संदेह था, पर वो मना ना कर सकी। एक बहुत छोटी बस्ती में उस ऑटो वाले का घर था। उसकी पत्नी ने अपने पति को एक अनजान लड़की के साथ देखा तो चौंक गई। ये दुल्हन के भेष में कौन है? अब सवारियों को घर भी लाने लगे तुम? उसने प्रयास किया पति से। वो उसे एक तरफ ले गया और फुसफुसाया, सुन भगवान, बहुत दुखियारी दिखती है ये। आज ही शादी हुई और इसका पति से छोड़ के भाग गया। किसी अच्छे घर से दिखती है। इसका पैसा पत्र, उसमें उसका नाम पता, वो भी कोई चोर छीन के भाग गया। कुछ दिन शरण दे देते हैं, कुछ सुराग मिला इसके पति का तो चली जाएगी यहाँ से। किरण को यह बात सही लगी। अपने पति सोहन से बोली, कोई बात नहीं, हम भले ही ऑटो चला के पेट पालते हैं, गरीब हैं, लेकिन इन बड़े लोगों की तरह संगदिल नहीं है। आज भी घर आए अतिथि का सत्कार करना जानते हैं। आप निश्चिंत रहो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी। सारा को उसने कपड़े बदलने को दिए, चाय पिलाई। तीनों ने मिलकर खाना खाया। सारा को बहुत संकोच हो रहा था कि उसकी वजह से उन्हें कितनी परेशानी हो रही थी, पर वो विवश थी। अगले ही दिन उसने किरण से कहा, आप मुझे भी कोई काम दिलवा दो। मैं घरों की सफाई, बर्तन कुछ भी करूँगी, पर किसी पर बोझ ना बनूँगी। किरण समझती थी उसकी भावना। तुम परेशान ना हो, तुम पढ़ी लिखी अच्छे घर की दिखती हो। मैं तुम्हारे लायक जो भी काम मुनासिब होगा बताऊंगी। अभी आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सारा की आंखें छलछला गईं उनके प्यार और अपनत्व को देखकर। जहाँ आप प्यार की उम्मीद करते हैं वहाँ आपको प्यार नहीं मिलता, और जब आप बदसलूकी के लिए तैयार हो उठते हैं वहाँ प्यार का सागर बरस जाता है। इस दुनिया की शायद यही रीत है। दिन बीतने लगे। सारा सारे घर का काम देखती। उसका बना खाना किरण और सोहन दोनों को पसंद आता। आसपास के बच्चों को वो पढ़ाने लगी थी। सब उसके अच्छे व्यवहार और समझदारी के कायल होने लगे थे। कोई हिसाब किताब कराना हो, कहीं चिट्ठी पत्री अंग्रेजी में लिखवानी पढ़वानी हो, सारा की ही पुकार लगती। उस दिन किरण बहुत खुश थी जब उसने सारा को आकर बताया कि तुम्हें मेरी मालकिन सुमित्रा जी के यहाँ चलना है। उन्हें अपने बच्चे की देख रेख के लिए पढ़ी लिखी मिस्ट्रेस चाहिए। मैंने तुम्हारा जिक्र किया और वो तैयार हो गई। सारे दिन के लिए वहीं रहना है। 10,000 तक भी दे देंगी अगर तुम पसंद आई तो। सारा ने भगवान का लाख शुक्र किया और आंखों में सपने सजा के अगली सुबह का इंतज़ार करती सो गई। अगले दिन सुबह सारा सबसे पहले उठकर तैयार हो गई थी। साधारण से सूट में उसका सौंदर्य खिल के निखर रहा था। तुमने नाश्ता खाना सब बना लिया बहन? किरण खुश होकर बोली। मुझे खुशी के मारे रात भर नींद ना आई। बार बार यही लगता कि मैं आपके साथ काम पर जा रही हूँ। वो लजा के बोली, चलो अब चलते हैं, मालकिन इंतज़ार कर रही होंगी। थोड़ी देर में वो दोनों एक शानदार कोठी के सामने खड़ी थीं। किरण ने बताया उसे कि ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। नीचे सुमित्रा मालकिन है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनकी देवरानी रहती हैं। बड़े भले लोग हैं। सुमित्रा जी ने सारा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुनैना। सारा ने सुनैना कहा तो किरण की आंखों में आश्चर्य के भाव तैर गए, पर आंखों ही आंखों में उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुनैना? हाँ। किरण बता रही थी कि तुम पढ़ी लिखी हो। जी ग्रेजुएशन किया है। गुड, फिर कोई अच्छी सर्विस क्यों नहीं करती? आंखें झुकाई थी वो। किरण की रिश्तेदार हो,
गांव से आई हो? जी, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली। देखो, हमारी बहू के 2 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, देखभाल भी करनी है। अच्छा काम करोगी तो तनख्वाह और बढ़ा देंगे, सुमित्रा जी बोलीं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, किरण और वो एक साथ बोल पड़ी। कल अपना सामान ले आना, सामने वाला कमरा तुम्हारे रहने के लिए है, इशारा करते हुए वो बोली। उस दिन सारा की खुशी का ठिकाना ना था। किरण ने उससे अलग होते ही पूछा, अपना नाम दूसरा क्यों बताया तुमने, जिससे मेरी पहचान छिपी रहे। आज भी उसे अपनी मामी का डर था मन में। बहुत जल्दी ही सुनैना ने वहाँ सबका दिल जीत लिया। वो उनके दिए अच्छे कपड़े पहनती तो बहुत सुंदर दिखती। काम के नाम पर वो बच्चों के संग खेलती, उन्हें पढ़ाती, उनके संग अंग्रेजी में बात करती। सुमित्रा जी आश्चर्य में पड़ जाती। किसी भी दृष्टिकोण से ये गरीब घर की लड़की नहीं लगती, शायद कोई वक्त की मारी है। जब भी वो उससे कुछ पूछना चाहती वो टाल जाती। सुमित्रा जी की देवरानी बिनी एक दिन उनके पास आई। सुनैना को देखकर दंग रह गईं। कितनी प्यारी लड़की है, इसकी बोलचाल रूप रंग बता रहा है कि ये कोई बड़े घर से संबंध रखती है। वो खुद बहुत परेशान थी किसी मेड के लिए। उन्होंने पूछा, भाभी आपकी इजाज़त हो तो इसे कुछ समय के लिए मेरे पास भी भेज दिया करो। कोई नहीं, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ऊपर के काम कर आएगी। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे उसके, सुमित्रा जी बोलीं। फिर उसने बिन्नी के पास भी जाना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ ही दिनों में उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। उन्हें कोई हेल्पर चाहिए थी। घर में इतनी काबिल समझदार मेड आती हो तो बाहर से क्यों बुलाएं। एक दिन उन्होंने सुनैना को अपने बेटे विवान के कमरे में चाय देकर आने को कहा। चाय ले लीजिए सर, उसने कहा तो विवान को जैसे कोई पहचानी सी आवाज़ कान में आई। उसने चौंक के देखा, पर यह कोई नई मेड आई थी घर में। वो पल भर उसे देखता रह गया। कितनी आकर्षण था उस लड़की में। बड़ी बड़ी हिरनी सी डरी हुई आँखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, काली नागिन सी लहराती चोटी। नैना उसके ऐसे देखने से घबरा गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पहली बार किसी का घूरना बुरा नहीं लग रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोली, कुछ और लेंगे चाय के साथ? नहीं नहीं थैंक्स, वो हड़बड़ा गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। विवान भी जिस दिन से अपनी तथाकथित दुल्हन को अकेला छोड़ के भागा था, चैन नहीं पा सका था। हर पल उसके मन में कचोट उठती कि उसका क्या हुआ होगा, वो कहाँ कहाँ भटक रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचता ही था उसके बारे में। उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की दोबारा, पर वो कहीं नहीं मिली। वो किसी को बता भी तो नहीं सकता था इस बारे में, और बताता भी तो क्या? क्या ये कि मेरा अपहरण करा के किन्हीं गुंडों ने शादी करा दी थी, या ये कि मैं अपनी नवविवाहिता को सड़क पर अकेले छोड़कर भाग आया हूँ? अब भी जिस किसी दिन रात को सोते सोते उसे सपना दिखता कि वो दुल्हन बनी लड़की उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मुझे अकेला ना छोड़ें। सपने में वो कोशिश करता कि उसकी शक्ल देख ले। वो कोशिश करता, पर इतने में ही उसका सपना टूट जाता। अब उसे लगता था काश उसने उसकी शक्ल ही देख ली होती एक बार। नाम तो शायद सारा था उसका। उसके भाई हरी ने यही नाम लिया था विवान से। कहाँ ढूंढूं उसे? वो भी तो पढ़ी लिखी है, यही बता रहा था उसका मुंह बोला भाई। कुछ प्रयास वो क्यों नहीं कर लेती? लेकिन मेरा नाम पता, शक्ल सूरत नहीं देखी थी बेचारी ने। क्या पता क्या करेगी? फिर वो खुद पर ही गुस्सा होता। मुझे क्यों वो इतना याद आती है? मेरी क्या लगती है? मैंने थोड़ी ही कहा था मुझसे शादी करो। कई बार विवान को लगता कि ये घटना उसे पागल ही ना कर दे। एक तरफ माँ का प्रेशर शादी करने का, और दूसरी तरफ उस लड़की की अंतहीन यादें। अचानक उसे हंसी आ गई। इन दोनों चीज़ों के बीच में यह आज अचानक इस नई मेड का आना और उसके दिल में हलचल मचा देना, ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। उसकी माँ रोज़ नई सुंदर से सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं, उसे उनमें कोई रुचि नहीं। जिससे तकदीर ने ज़बरदस्ती जोड़ा, उसे छोड़ आया अपनी मर्जी से। अब वो याद आके सताती है, और आज पहली बार किसी लड़की, वो भी एक साधारण सी मेड को देखकर
ये दिल में घंटियाँ क्यों बज रही हैं? ये ज़िंदगी मेरे संग क्या खेल खेलना चाह रही है? वो सोच में पड़ गया। उस दिन सुबह से ही घर में बहुत रौनक थी। दूर दूर से मेहमान आ रहे थे। सुनैना को बिल्कुल भी फुर्सत ना थी। दौड़ दौड़ के सबके नाश्ते पानी सर्व करने में जुटी थी। आज विवान का बर्थडे था। सुबह घर में हवन था। बिनी, सुनैना सारी सामग्री लाके दे दी ना पंडित जी को? हाँ माँ जी। सुनैना, मेहमानों को शरबत दो। सुनैना, जाओ बाहर सामान उतरवाओ। हर एक की ज़ुबान पर बस एक ही नाम, सुनैना, और वो भी फिरकी की तरह घूम के सारे काम करती रही। शाम को बिनी ने उससे प्यार से कहा, ले ये ड्रेस पहनकर अब तैयार हो जा, पार्टी शुरू होने वाली है। सुनैना को वो ड्रेस बहुत सुंदर लगी। उसे पहनकर उसका सौंदर्य और निखर गया। आज उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक काम वाली है। विवान के दोस्तों का पूरा ग्रुप आ चुका था। सब हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही विवान के पापा के दोस्त अपने परिवार सहित पहुँचे। उनकी पत्नी और बेटी निशा आते ही बेतकल्लुफ़ी से सबसे मिलने लगीं। सुनैना को लग गया था ये लोग बहुत करीबी हैं। पता नहीं क्यों उसे निशा का विवान के इतने करीब आना अखर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो कौन होती है ये सोचने वाली, पर दिल पर किसी का जोर नहीं। उसे किसी भी चीज़ में अब मज़ा नहीं आ रहा था। दिल में कहीं गहरे एक इच्छा थी कि विवान उसे देखे और उसकी तारीफ़ करे, पर ऐसा कुछ ना होता देख वो बेचैन हो गई। जब उससे बिल्कुल सहन ना हुआ, वो वहाँ से हटकर कमरे में आ गई। अचानक किसी काम से बिनी ने बुलाया उसे और विवान के आए गिफ्ट उसके कमरे में रख आने को बोला। कोई बहुत महंगा गिफ्ट था, शायद किसी खास ने दिया होगा। वो चुपचाप विवान के कमरे में चल दी। उसकी राइटिंग टेबल पर कुछ किताबें डायरी पड़ी थीं। वो उत्सुकता बस देखने लगी। विवान ना सही, उसकी चीज़ें ही सही। कुछ देर उसके जलते दिल को सुकून मिले शायद। ये क्या है? कोई डायरी गिर गई थी। वो उठा के रखने लगी। इंग्लिश में सुंदर राइटिंग में कुछ लिखा था। विवान की डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग डायरी थी। कैसे वो शादी के लिए ना कहता और उसकी मम उसे मनाती। क्या विवान की शादी हो चुकी है? ये क्या लिखा है? वो जम सी गई वहीं। ये क्या लिखा है? क्या ये वो ही विवान है? क्या मेरे ही साथ इनकी शादी हुई थी? ओह, पल भर को वो खुशी से झूम गई, पर फिर सोच में पड़ गई। मैं कैसे बताऊंगी? मेरा विश्वास कौन करेगा? मुझ पे क्या प्रूफ है? मैंने तो नाम तक गलत बताया था। अब मैं क्या करूं? तभी बिनी ने आवाज़ लगाई उसे और वो नीचे आ गई। इस वक्त सारा के दिमाग में भूचाल सा आया हुआ था। वो विवान को कैसे समझाए कि वो ही उसकी पत्नी है। आखिर इतने दिनों से वो उसे ही तो तलाश रही थी। फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास वो लाल जोड़ा रखा है, शायद उससे वो उसे पहचान सके। उस दिन के बाद से रोज़ अब उसका यही उद्देश्य रहता कि वो विवान को एक बार ये सच्चाई बता सके। उसकी निगाहों में अपने लिए पसंद के भाव वो नोटिस कर चुकी थी। वो खुद जानती थी कि आज उसके मम्मी पापा जीवित होते तो उसके लिए मिनटों का काम था, पर अब वो किसकी सहायता ले अपने प्यार और पति को हासिल करने में, यही सोच के वो परेशान रहती। कितनी बार वो उस जोड़े को पहनती, कल्पनाओं में विवान को बताती उस दिन की बातें, पर हकीकत में ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाती। फिर एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस दिन विवान को बुखार था। सारा घर कहीं फंक्शन में गया था। वो और विवान ही घर में थे। वो पहुंच गई उस लाल जोड़े को पहनकर विवान के कमरे में। विवान ने कमरे से आवाज़ लगाई, पानी प्लीज़। सारा ने झट उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा दिया। ये तुम्हें क्या हुआ सुनैना? तुम्हारी शादी है आज? वो विस्फारित नेत्रों से उसको देख रहा था। मुझे गौर से देखें विवान, सारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसके करीब आकर कहा। तुम बेशक बहुत सुंदर हो, पर मुझसे क्या चाहती हो सुनैना? सुनैना नहीं, सारा हूँ विवान बाबू, वो थरथराती आवाज़ में बोली। सारा? कौन सारा? वो ध्यान से उसके लहंगे को देखने लगा। कहीं ये वो तो नहीं? अचानक उसका दिल उछल के उसके हाथ में आने को हुआ। विवान उसे एकटक देखने लगा। जिससे आपकी शादी कराई गई थी कुछ माह पहले ही, सारा बोली। लेकिन तुम तो अब कुछ ना कहें। सारा उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई थी।
अपने नरम हथेलियों से उसके होंठ को बंद कर दिया था उसने। विवान की और सारा की सांसें आपस में टकराने लगीं। उसने धीरे से सारा की आंखों में झांका तो उसमें सच्चाई नज़र आने लगी। विवान ने उसे अपने पास बैठा लिया और बोला, अब तुम सारी बात बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ। सारा बोलती गई और वो सुनता गया। सारा के पेरेंट्स बहुत ऊंचे ख़ानदान के थे। उसके पापा ब्रिगेडियर रावत सर के चर्चे उसने अपने ताऊ जी के मुंह से सुने थे। सारा बताती गई कि एक दुर्घटना में मम्मी पापा का प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। फिर उसके मामा मामी उसे ले आए। पैसों के लालच में उन्होंने उसको बेच देना चाहा। हमारी पड़ोस में रहने वाला एक आवारा किस्म का लड़का था जो किसी भावना के बसीभूत होकर उसे बहन मान बैठा। उसी ने उसे वहाँ से मुक्त करने के लिए ये प्लान बनाया था। विवान ने उसे विश्वास दिलाया कि वो घबराए नहीं, वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेगा। इतने में ही बिनी कमरे में आ गई। उन दोनों को इन हालातों में देखकर उनका दिमाग घूम गया। आप कैसे आ गईं? दरवाज़ा तो लॉक था। मम्मा पर दूसरी चाबी रहती है, विवान जानता था। मैं कैसे आ गई? तुम यहाँ कौन सी रासलीला रचा रही थी मेरे बेटे के साथ? बेशर्म लड़की, शादी के जोड़े में उसे रिझा रही थी। माँ, ये ऐसी नहीं है, विवान ने कहना चाहा पर बिनी दहाड़ने लगी। तुम चुप रहो, तुमसे बाद में निमट लूँगी। अभी इस धोखेबाज को घर से तो निकाल लूँ। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे बताए कि वो कौन है। वो असहाय सी विवान को देखने लगी, पर इस समय बिनी बहुत गुस्से में थी, कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। शायद दोनों ने ही इसी में खैर समझी कि चुप रहा जाए, फिर समझा देंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ी थी कि सुनैना को ये घर अभी खाली करना पड़ेगा। विवान ने पहली बार माँ से कहा, आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? कम से कम आज रात इसे यहाँ रहने दें, कल ये यहाँ से चली जाएगी। सारा को झटका लगा कि विवान ये कह रहा है, मतलब ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा मेरी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर विवान ने प्यार से अपनी माँ को अपने पास बैठाया। माँ, कोई 2 महीने से ये काम कर रही है ना यहाँ? आपको कोई शिकायत का मौका दिया उसने? तू उसकी हिमायत करने लगा? वाह भाई वाह, जादूगरनी है ये लड़की तो, बिनी बोली। प्लीज़ माँ, बिना पूरी बात सुने कोई प्रतिक्रिया ना दें। आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो मेरी बात पूरी सुने। बोलो जल्दी। बिनी कुछ नर्म पड़ी। देखो, मेरी ये डायरी पढ़ो। आप जानती हैं मैं रेगुलर डायरी लिखता हूँ। अब आपको दिखाने को आज ही तो नहीं लिख ली मैंने। बिनी एक सांस में उसकी डायरी के वो पन्ने पड़ गई। ये सब क्या है विवान? वो आश्चर्य से भर गईं। यही सच है माँ। तो तुम दोनों पहले से ही जानते थे एक दूसरे को? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे इतने दिनों से? बिनी सर पकड़ के रह गई। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही। मुझे आज अभी सारा ने ये सब बताया। अब ये सारा कौन है? बिनी बोली। मतलब सुनैना ने। इसका असली नाम सारा ही है, वो बोला। बेटा, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। तू क्यों नहीं कह देता कि तू उसके रूप जाल में बुरी तरह फंस चुका है? कहकर बिनी रोने को हो आई। उफ माँ, मुझे आपसे उम्मीद ना थी। ठीक है, अगर आपको वो फ्रॉड लगती है तो निकाल दीजिए कल घर से, लेकिन साथ ही आप अपना बेटा भी खो देंगी। धमकी दे रहा है अपनी माँ को तू भी चला जाएगा उसके साथ? नहीं माँ, मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा। वो मेरी पत्नी है, मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा था। फिर इसका घर परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित है। वो अलग बात है कि इसके सगे लोगों ने ही इसके साथ धोखा किया है और अब हम भी। वो रात सब पर बहुत भारी थी। सारा रो रही थी कि कल ये घर, उसका अपना घर, ससुराल छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाएगी अब। विवान को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हो गया, क्यों नहीं समझ रही साधारण सी बात। वैसे तो क्लब में जाकर स्पीच देती हैं, कितनी अनाथ लड़कियों का कन्यादान भी करती हैं, आज अपनी ही बहू को स्वीकारने में ये झिझक कैसी? और एक तरफ खुद बिनी थी। क्या करूं? लग तो रहा है विवान और सारा सही कह रहे हैं। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की इसने जिससे उस पर शक हो। सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की भी है। और क्या चाहिए मुझे? अगली सुबह सारा एक बैग में 3-4 जोड़ी कपड़े डाल के
विनी के कमरे में पहुंची। उसकी आंखें सूजकर लाल हो रही थीं। लगता था पूरी रात रोई थी। धीरे से बोली, जा रही हूँ माँ, हो सके तो माफ़ कर देना आप। कहाँ जाओगी? वो कड़क आवाज़ में बोली। जहाँ किस्मत ले जाएगी, वो खोई सी बोली। किस्मत तो ले आई न तुम्हें, तुम्हारे घर, तुम्हारे अपने घर। क्या? सारा ने चौंक के उन्हें देखा। विनी ने अपनी बाहें फैला दी और सारा को अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। अब कहीं नहीं जाना बेटा, कब से इस घर को सिर्फ तेरा इंतज़ार था। मेरे विवान को संभाल ले अब।